दोस्तों सोच के देखिए, तमिलनाडु में एक चुनावी रैली चल रही है और उसी रैली में एक बहुत बड़ा बम धमाका हो जाए और उस बम धमाके में भारत के प्रधानमंत्री जी की भी मौत हो जाए। हाँ, आज हम यही देखने वाले हैं। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदुर में एक चुनावी रैली चल रही थी। इसी रैली में से एक लड़की आगे आती है, उसके हाथों में फूलों का हार भी होता है और जैसे ही वो लड़की पैर छूने के लिए आगे जाती है, वैसे ही बहुत बड़ा बम धमाका हो जाता है और इसी धमाके में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की मौत हो जाती है और उनके साथ उस लड़की की भी मौत होती है क्योंकि वो खुद एक बॉम्ब थी। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक, आप देख रहे हैं द केस ब्रीफ। आज हम भारत के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड राजीव गांधी हत्याकांड के बारे में। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, नेहरू जी के नाती थे। 1984 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने अपनी मां इंदिरा गांधी जी के हत्या के बाद। राजनीति में उनका कोई करियर नहीं था, वो एक कमर्शियल पायलट थे, बट किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 1987 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके मौत का कारण बना। उन्होंने श्रीलंका में भारतीय सेना की एक टुकड़ी भेजी जिसका नाम था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। उनका मकसद था श्रीलंका में चल रहा सिविल वॉर को रोकना। पहले हम ये जान लेते हैं राजीव गांधी यानी भारत सरकार को श्रीलंका में अपनी भारतीय सेना क्यों भेजनी पड़ी, क्योंकि वहां पे चल रहा सिविल वॉर। पर यह सिविल वॉर शुरू कैसे हुआ? श्रीलंका में दो बड़े समुदाय थे, सिहली जो कि बहुसंख्यक थे और श्रीलंकाई तमिल जो कि अल्पसंख्यक थे। आजादी के बाद तमिल समुदाय का आरोप था कि सरकार लगातार उनके साथ भेदभाव कर रही है। धीरे धीरे विरोध बढ़ता चला गया। फिर 1976 में एक संगठन बना, एलटीटी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। उनका लक्ष्य था श्रीलंका के उत्तर और पूर्व तमिलों के लिए एक अलग देश बनाना, तमिल इलाम करके। इस संगठन का नेतृत्व कर रहा था विल्लुपल्ली प्रभाकरन। फिर 1983 में एक ऐसी घटना हुई जिसे हम ब्लैक जुलाई भी कहते हैं। एलटीटीई ने श्रीलंकाई सेना के 13 जवानों की हत्या कर दी। इसके बाद पूरे श्रीलंका में भयानक दंगे भड़क गए, हजारों तमिल मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। तमिलनाडु में लोग श्रीलंकाई तमिलों के लिए अलग सहानुभूति रखते थे। इसी बीच 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ, उसे इंडो श्रीलंका अकॉर्ड भी बोले जाता है। इसी समझौते के तहत राजीव गांधी ने भारतीय सेना भेज दी। शुरुआत में आईपीकेएफ का काम था युद्ध को रोकना, शांति बनाए रखना और एलटीटीई को हथियार डालने के लिए राजी करना। लेकिन सब कुछ जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ। एलटीटीई ने हथियार डालने के लिए मना कर दिया और उसके कुछ ही महीनों के बाद एलटीटीई और भारतीय सेना मतलब आईपीकेएफ के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। कई भारतीय सैनिक मारे गए और बड़ी संख्या में तमिल नागरिक भी इस संघर्ष में आ गए। एलटीटीई का मानना था भारत ने उनका साथ देने के बजाय उन्हीं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और प्रभाकरण ने इसे एक सैन्य कार्रवाई नहीं तो विश्वासघात माना और उसे के बाद यहाँ पे उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। उसके लिए इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा जिम्मेदार सिर्फ एक ही इंसान था, राजीव गांधी। और तभी एलटीटीई ने तय किया अगर राजीव गांधी दोबारा सत्ता में लौटे तो श्रीलंका में भारतीय सेना फिर आ सकती है, इसीलिए उनके वापस प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। फिर 1990 में श्रीलंका के जंगलों में एक गुप्त बैठक हुई। प्रभाकरण ने मिशन तय किया राजीव गांधी का खात्मा। तरीका था ह्यूमन बॉम्ब। एक ऐसी लड़की ढूंढनी थी जो खुद अपनी जान दे दे सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए। फिर उसमें धनु को चुना गया। 22 साल की एक लड़की थी, एलटीटीई के कमेटी मेंबर थी और उसने अपने भाई को खोया था आईपीकेएफ के हाथों। उसने खुद ने यह तय किया कि ये काम वो खुद करेगी। लेकिन धनु अकेले ये काम नहीं कर सकती, उसे कॉन्टेक्ट चाहिए थे, एक कवर चाहिए था और एक सेफ हाउस भी चाहिए था। इसीलिए वहां पे फिर एंट्री होती है नलिनी की। नलिनी श्रीहरन 24 साल की एक लड़की चेन्नई में एक प्राइवेट कंपनी में स्टेनोग्राफर का काम कर रही थी। साधारण जीवन था, साधारण परिवार था, कोई राजनीतिक उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। फिर 1990 में उसकी जिंदगी में एक आदमी आया, मुरुगन एलटीटीई का एक ऑपरेटिव था, चेन्नई में रहने की जगह ढूंढ रहा था। नलिनी के भाई के एक दोस्त ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था और नलिनी उसके बाद उसके प्यार में पड़ गई। मुरुगन शादी के लिए पहले तो मना कर रहा था, कहता था एलटीटीई कोड में अलाउ नहीं है, पर
कुछ दिनों के बाद दोनों ने गुपचुप शादी कर ली और इसी प्रेम कहानी में नलिनी धीरे धीरे एलटीटीई के प्लान का हिस्सा बन गई। मुरुगन ने उसे बताया आईपीकेएफ ने कैसे तमिल लोगों के साथ क्या क्या किया। नलिनी का दिमाग धीरे धीरे बदलता गया और फिर मुरुगन ने कहा 2 लड़कियां आएंगी श्रीलंका से, दोनों और सुबह, उन्हें जगह चाहिए, और उसी चीज को नलिनी ने हाँ कह दिया। फिर 21 मई 1991 में रात के करीब 9:30 बज रहे थे। तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदर में एक चुनावी रैली चल रही थी। उसी रैली में नलिनी, सुबा और धनु 3 औरतें लेडीज इंक्लोजर में बैठी थी। हरी बाबू एलटीटीई का एक मेंबर था जो कि फोटोग्राफर बना हुआ था और वो स्टेज के पास खड़ा हुआ था। रात के करीब 9:30 बजे एक अनाउंसमेंट हुआ, जिन जिन लोगों को राजीव गांधी जी को हार पहनाना है वो कतार में लग जाए। धनु कतार में लग गई। हाथों में फूलों का हार भी था, कमर बेल्ट पे जिसमें 700 ग्राम आरडीएक्स पैक था। राजीव गांधी आगे आए, धनु झुकी और जैसे ही वो झुकी वैसे ही एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ और इसी बड़े धमाके में अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। और इसी बम धमाके में धनु, राजीव गांधी जी और हरी बाबू और इनके साथ 14 और लोग एक पल में ही खत्म हो गए। ये धमाका इतना बड़ा था, फॉरेंसिक को राजीव गांधी जी की पहचान करने के लिए डीएनए का साथ लेना पड़ा। ब्लास्ट के बाद शिवासरन, सुबह और बाकी एलटीटीई मेंबर भाग गए। पुलिस का शिकार शुरू हुआ, लेकिन ये लोग एक के बाद एक खुद अपनी जान ले लेते हैं। शिवासरन ने खुद को गोली मार दी, बाकी ने साइनाइड खाया। इसीलिए एलटीटीई मेंबर अपने सब मेंबर को साइनाइड खाने के लिए देते थे। जब वो पकड़े जाए तब वो साइनाइड की गोलियां खा के खुद अपनी जान ले ले। लेकिन नलिनी एकमात्र मेंबर पकड़ी गई। 14 जून 1991 को वो अपने पहले संतान से गर्भवती भी थी। और तभी शुरू हुआ एक ऐसा कानूनी नाटक जो कि 31 ईयर तक चला। 1998 में चेन्नई में एक स्पेशल टाडा कोर्ट बैठाया गया। उसमें 26 लोगों को दोषी ठहराया गया। नलिनी को फांसी की सजा दी गई। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला आया जो कि पूरे केस का एक इमोशनल पॉइंट है। सोनिया गांधी, राजीव गांधी जी की विधवा, उन्होंने एक स्पेशल अर्जी दाखिल की नलिनी की फांसी माफ करने के लिए। वजह थी नलिनी की बेटी जो जेल में पैदा हुई थी, वो अपने माँ को खो दी थी फांसी से। सोनिया गांधी जी ने कहा इस बच्ची के खातिर नलिनी को माफ कर दिया जाए। 2000 में नलिनी की फांसी की सजा एक उम्र कैद में बदल दी गई। और एक पल रुककर सोचिए, जिस लड़की ने तुम्हारे पति की जान ले ली, आप उसी की जान बचा रहे हो, और यही है भारत। वक्त आगे बढ़ता चला गया। फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक आदेश आया। सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया। एजीपी रेवेलन, जिसने सिर्फ 9 वोल्ट की बैटरी सप्लाई की थी, उसने 30 साल जेल में बिता दिए और वो सबसे पहले रिहा हुआ मई 2022 में। फिर नवंबर 22 में नलिनी, मुरुगन और बाकी सब 30 साल के बाद जेल से बाहर आ गए। मुझे यहाँ पे एक बात बहुत हिट करती है। एजीपी रेवलन, जिसने सिर्फ 9 वोल्ट की बैटरी सप्लाई की थी, उसने अपनी जिंदगी के 30 साल पूरे जेल में बिता दिए। उसने इस जेल में अपनी लॉ की पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। आज वो एक एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट में। और मुरुगन, जो कि श्रीलंका का एक नागरिक था, अप्रैल 2024 में वापस श्रीलंका डिपोर्ट किया गया। पर यहाँ पे कुछ मेरे सवाल भी है। पहला सवाल, क्या नलिनी सच में इनोसेंट थी? कोर्ट ने अलग अलग व्यूज दिए। कोई कह रहा था कि वो प्यार में थी, कोई कह रहा था वो एक साजिश में फंस गई थी, किसी ने कहा वो एक सेंट्रल प्लानर थी। इसलिए दोनों साइड से एक आर्गुमेंट स्ट्रांग है। एक दूसरा सवाल, क्या इसमें कोई और इन्वॉल्व था? 2 जांच आयोग बनाए गए। इस केस की वजह से सरकार गिर गई। आज भी ये केस 100% क्लियर नहीं है। तीसरा सवाल, जो कि मुझे सोचने में मजबूर करता है, धनु 22 साल की एक लड़की, क्या उसने ये सब प्लान अपने खुद के मर्जी से किया था? क्या वो किसी की शिकार थी, एक ऐसे सिस्टम की जो एक लड़की को खुद एक ह्यूमन बॉम्ब बना दे? यह हम कभी नहीं जानेंगे। एक गर्भवती औरत जो कि 30 साल जेल में रही, एक आदमी जिसने सिर्फ एक बैटरी दी, उसने कोर्ट में लॉ पढ़ा और वो एडवोकेट बना। और सोनिया गांधी, जिनका सब कुछ छीन लिया गया, उन्होंने अपनी दुश्मन की जान बचाई। ये केस सिर्फ एक हत्याकांड नहीं है, ये एक प्रेम, बदला, इंसानियत और राजनीति एक साथ है। अगर आज ये फाइल आपको सोचने के लिए मजबूर करती है तो सब्सक्राइब कीजिए द केस व्रिप को, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हर हफ्ते एक नई फाइल खुलती है और कुछ केसेस जो कि सुनने से नहीं महसूस करने से समझ आते हैं।